इस पल आसमान में चल रही लड़ाई भी एक गर्मागर्म मोड़ ले चुकी है और चारों तरफ जोरदार धमाकों की आवाज गूंज रही है। हैरानी की बात यह है कि इस धमाके का स्रोत हमारा बहादुर बैल है, जो अब एक योद्धा जैसा दिख रहा है और उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही है। यह आभा दूसरी तरफ के कंकालों की रहस्यमयी आभा का मुकाबला कर रही है और लोमड़ी दानव लड़की अपने दुश्मन को दबाते हुए एक ही पल में कई हमले कर रही है और उस महिला को जोर से हवा में उछाल देती है। वह मेरे फर्श की टाइलों पर आकर गिरी, लेकिन किस्मत से मैं इन्हें अनगिनत बार ठीक कर सकता हूं, वरना मुझे नहीं पता कि मैं हार जाना किससे मांगता। कई टकरावों के बीच चांदी जैसे बालों वाली महिला के कपड़े और भी कम होते जा रहे हैं और वह लगातार एक आकर्षक जादू बिखेर रही है। मैं खुद को रोक नहीं पाता और पूरी तरह से खोकर उसे ध्यान से देखने लगता हूं, और जब वह मेरी तीखी नज़र को देखती है तो वह लड़की चौंक जाती है। यह कचरा कहां से आ गया जो मुझे घूरने की हिम्मत कर रहा है? क्या आजकल के सभी नौजवान इतने ही घमंडी होते हैं? यह सुनकर कि यह लड़की मेरे अजय क्षेत्र में घुस आई है और फिर भी इतनी ढीठ है, मैं तुरंत नाराज हो जाता हूं और उसकी ओर दौड़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता हूं। तो तुम खुद को बहुत मजबूत समझती हो, हैं? इस अचानक हमले से चांदी जैसे बालों वाली लड़की हैरान रह जाती है, जिसे बोलने का मौका भी नहीं मिला था। मैं एक और थप्पड़ जड़ देता हूं। तुमने इतने कम कपड़े पहने हैं, तो क्या मुझे देखने भी नहीं दोगी? लगातार 2 थप्पड़ों से चांदी जैसे बालों वाली लड़की पूरी तरह से सा। हालांकि मैं बिना रुके अपना हमला जारी रखता हूं। ऊपर उछलकर एक और जोरदार थप्पड़ मारता हूं। तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना कमीने? मैं इस दुष्ट व्यक्ति पर कोई रहम नहीं दिखाता और सीधे उस पर कूद पड़ता हूं, उसकी आखिरी बची हुई जिद को कुचलते हुए। फिर एक बेहद शानदार अंदाज में मैं आसमान में उन 2 बेवकूफों को देखता हूं और कहता हूं, आओ मैं तुम्हें कुछ कीमती चीज दिखाता हूं। ये दोनों बेवकूफ जाहिर तौर पर बेवकूफ नहीं है, और जब वे देखते हैं कि मैंने सिर्फ 3 थप्पड़ों में एक व्यक्ति को आसानी से निपटा दिया, तो वे हिचकिचाने लगते हैं। मेरी ताकत का प्रदर्शन देखकर लोमड़ी दानव लड़की बीच में बोल पड़ती है, तमीज से रहो और आत्मसमर्पण कर दो। मेरे मालिक गुस्से में बहुत भयानक हैं। लोमड़ी दानव लड़की को अपने मालिक का जिक्र करते सुनकर वह लड़की सोचने पर मजबूर हो जाती है, कहीं यह ट्रांसेंडेंस क्षेत्र का वो पुराना दानव तो नहीं? अपनी कल्पना से उत्पन्न दबाव को महसूस करते हुए लड़की आखिरकार डर जाती है। वह पास के लोगों को पीछे हटने की तैयारी करने का आदेश देती है। जैसे ही वे पीछे हटने वाले होते हैं, मदद के लिए गिड़गिड़ाते बूढ़े आदमी की आवाज हम तक पहुंचती है। बूढ़े आदमी की बेताब गुहार देखकर समूह का नेता उस पर एक नजर भी नहीं डालता। तो यह तुम थे, बेकार कचरे। बड़े के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव देखकर बूढ़ा आदमी मेरे अमर जीवन शरीर का रहस्य उजागर कर देता है। अमर जीवन शरीर का लालच सुनकर वे दोनों व्यक्ति जो भागने वाले थे तुरंत अपनी जगह पर रुक जाते हैं। इच्छा वास्तव में अजेय शक्ति रखती है। फिर वे अपने पीछे वाले व्यक्ति की राय पूछते हैं और एक सकारात्मक जवाब मिलता है। जब ऐसा है तो चलो किस्मत आजमाते हैं और इस मौके को बड़े इनाम में बदलते हैं। सांप दानव और बैल इन दोनों को अपना मजाक उड़ाने की हिम्मत करते देख मैं उनके साथ एक और असली लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार होता हूं। हालांकि उनकी बेचैनी देखकर मैं जल्दी से बीच बचाव करता हूं। कोई बात नहीं, उन्हें आने दो। मैं मन ही मन सोचता हूं, आओ आओ, अमर जीवन शरीर जिसकी तुम सबने चाहत की है यही है। अगर तुम आओगे तो तुम्हें सिर्फ अपनी मौत मिलेगी। यह देखकर कि वे अभी भी हिचकिचा रहे हैं, मैं उन्हें एक तगड़ी खुराक देने का फैसला करता हूं। अपने शरीर से एक सुगंध निकालता हूं जो उनकी ओर आजादी से फैलती है। तुम सब मुझ पर हमला करो। शुरू में अनिश्चित हवा में मौजूद 2 लोग मेरे द्वारा छोड़ी गई सुगंध से प्रभावित हो जाते हैं। यह उनके विश्वास की पुष्टि करता है कि यह शाश्वत जीवन शरीर की सुगंध है और उन्हें जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि मेरे बेरोक टोक छोड़ने के कारण तीनों दानव भी इस सुगंध की ओर आकर्षित हो जाते हैं।
वह आदमी अपना आत्मनियंत्रण खोने वाला पहला है जो चिल्लाता है, शाश्वत जीवन का मांस। मैं शाश्वत जीवन का मांस खाना चाहता हूं। पहली मछली को चारा लेते देख मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाता। ही, तुम कमीने, आओ, आओ, मैं तुम्हें शाश्वत जीवन दूंगा। जैसे ही वह विकृत आदमी पास आता है, मैं अपना अंतिम दाव तैयार करना शुरू कर देता हूं, उन सभी को बड़े करीने से अपने साथ रखने का इरादा रखता हूं। अगले ही पल मैं सीधे अपना हाथ बढ़ाता हूं और उस नीच आदमी के सिर के ऊपर छूता हूं, उसे नीचे दबाता हूं, जिससे मुझे उसे अच्छी तरह महसूस करने का मौका मिलता है। फिर एक झटके के साथ मैं उसे जमीन की ओर पटक देता हूं, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो गया? नहीं, यह तो बस शुरुआत है। उसके बाद मैं एक हाथ से उसका सिर पकड़ता हूं और उसे बार बार जमीन पर पटकता हूं, जैसे कोई बूढ़ा किसान बार बार जमीन जोत रहा हो, जमीन और ईंटों से रगड़ते हुए। मेरा भयानक रूप देखकर वे तीनों दानव जो अभी अभी प्रभाव में थे, जल्दी से अपने होश में आ गए। उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। कितना भयानक है! तो यह एक मास्टर का असली स्वभाव है। अनगिनत बार पटकने के बाद सिस्टम का संकेत धीरे से आता है। बधाई हो मेजबान! एक नैसेंट सोल क्षेत्र के चौथे स्वर्ग के साधक को मारने के लिए 1200 डोमेन वैल्यू प्राप्त हुए। यह वाकई थका देने वाला है, लेकिन डोमेन वैल्यू काफी ज्यादा है। मेरे पीछे दो नैसेंट सोल क्षेत्र के साधकों को देखकर मैं भी एक शिकारी की तरह नजर डालता हूं, जैसे कि वे अब इंसान नहीं हैं, बल्कि दो चलते फिरते अनुभव के पैकेज हैं। लोमड़ी दानव लड़की और बैल को भी अभी की अजीब घटना याद आई। बैल मासूमियत से कहता है, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना याद है कि अभी अभी एक बहुत ही सुगंधित गंध आ रही थी। सांप दानव भी बगल से विश्लेषण करता है, यह शायद मास्टर हैं, जिन्होंने कोई ऐसा नैतिक खजाना निकाला है जो चेतना को प्रभावित करता है। आसमान में मौजूद नेता लड़की जो पहले उस विस्फोटक दृश्य से प्रभावित थी, अब अपने होश में आ गई है और उसे एहसास होता है कि वह बाल बाल मौत से बची है। वह लगभग शाश्वत जीवन शरीर के लालच में आ गई थी। यह लड़का वाकई भयानक है। मैं लगभग शाश्वत जीवन शरीर से धोखा खा गई थी। और वह नीचे देखती है और उसे चियो चिंटो की परछाई कहीं नहीं दिखती। धत तेरे की, वह बेकार कचरा कहाँ गया? वह मुझे मिल ना जाए, वरना मैं उसे काटकर स्वर्ग को चढ़ा दूंगी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह भागने लगती है, हवा में डोमेन वैल्यू को देखकर, और अभी भी भागने के बारे में सोच रही है। मुझे यह मजेदार लगता है। जो डोमेन वैल्यू मेरी पहुंच में है, वह अभी भी मेरी नाक के नीचे से भागना चाहती है। यह सच में मुझे गंभीरता से नहीं ले रही है। जैसे ही मैं अपना छोटा हाथ हिलाता हूं, मुझसे एक बेजोड़ दबाव निकलता है। वह लड़की जो एक डोमेन वैल्यू है, पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। वह घबराए हुए भाव के साथ बिल्कुल भी हिल नहीं सकती। वह मेरी ओर देखती है और पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेरे सामने वाली लड़की को देखकर मैं उसे आश्वस्त करता हूं, उसे घबराने के लिए नहीं कहता। मैं बस तुम्हारी योग्यता को थोड़ा बढ़ाना चाहता था, बस इतना ही। मेरे समझ से बाहर के शब्द सुनकर लड़की सीधे मुझे कोसती है, कहती है कि मैं जरूर पागल हो गया हूं। लेकिन अगले ही पल सभी जीवित प्राणियों का कौशल लगातार सीधे उसकी योग्यता को संशोधित करता है। लड़की तुरंत उस अनोखी शक्ति को महसूस करती है और उसे एहसास होता है कि उसकी योग्यता वास्तव में बढ़ाई जा रही है। क्या यह कुछ ऐसा है जो मुझे मुफ्त में मिल सकता है? और इस क्रिया के साथ यह स्वर्गीय डाओ से एक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। स्वर्गीय विधान को महसूस होता है कि मैं एक बार फिर किसी को भाग्य को चुनौती देने में मदद कर रहा हूं, और वह गुस्सा होकर कोसने लगता है, धिक्कार है। तुम कभी रुकोगे भी या नहीं? क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? जहां तक वज्रपात विपत्ति की बात है, उसे मैंने एक बार फिर पूरी तरह से पोषक तत्वों में बदल दिया है और उस लड़की में डाल दिया। मेरी इस जानी पहचानी चाल को देखकर स्वर्गीय विधान अवाक रह जाता है। हे भगवान,
तुम फिर से उस चाल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? चांदी जैसे बालों वाली लड़की भी उस शक्तिशाली वज्रपात विपत्ति को पोषक तत्वों में बदलते हुए महसूस करती है, जो लगातार उसकी नाड़ियों में बह रहे थे। इस बीच मेरे समर्पित रूप को देखकर लड़की का साधना स्तर भी आसमान छू रहा था। वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि मैं उसकी साधना का स्तर सुधारने में क्यों मदद कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसमें दिलचस्पी लेने लगा हूं? हालांकि उसके मन में ऐसे विचार थे, वह अपने दिल में एक हलचल महसूस किए बिना नहीं रह सकी। कोने में पड़ी बची हुई आत्मा हक्की बक्की रह गई। यह व्यक्ति कौन है? यह बहुत अविश्वसनीय है। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो सीधे किसी की साधना का स्तर सुधार सके। इस तरह से काश मैंने उसे नाराज न किया होता और उसे खुश करने की कोशिश की होती। यह देखकर लोमड़ी दानव लड़की भी कुछ कर नहीं सकी, लेकिन वह हैरान थी कि स्वामी उनकी मदद क्यों कर रहे थे। जहां तक हरे सांप भाई की बात है, वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूं और चुपचाप सब कुछ देख रहा था। इस बीच मैंने अपनी शक्ति का प्रवाह बढ़ा दिया और मेरे क्षेत्र की सारी शक्ति उस लड़की की ओर एकत्रित हो गई, जैसे कि वह पागल हो रही हो। चांदी जैसे बालों वाली लड़की को भी इस पल महसूस हुआ कि उसका शरीर अब और ऊर्जा सहन नहीं कर सकता, और जल्दी से चिल्लाई, रुको, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। आसमान में स्वर्गीय विधान, जो मुझसे बहुत समय से तंग आ चुका था, वह भी हताश होकर चिल्लाया और कोसा, तुम बेशर्म बच्चे न। फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। जहां तक मेरी बात है, मुझे इस समय कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मेरा मन एक साहसिक विचार से भर गया था। मेरे इस पागलपन भरे सुधार के तहत वह लड़की परात्पर क्षेत्र की साधक बन गई और आध्यात्मिक शक्ति के कारण विस्फोट करने वाली इतिहास की पहली व्यक्ति बन गई। सिस्टम से 2000 डोमेन वैल्यू जमा होने की सूचना देखकर मैंने भी सोचा, ऐसा लगता है कि मैं अब किसी को केवल परात्पर क्षेत्र तक ही पहुंचा सकता हूं। खैर, यह बुरा नहीं है। मैंने रोते रोते 2000 अंक प्राप्त किए। जहां तक उस लड़की की बात है जिसने मुझे पहले 3 बार थप्पड़ मारा था, वह भी इस समय जाग गई और अपने कांपते हुए शरीर को देखने लगी। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि यहां एक अनुभव पैकेज भी है। उसकी ऐसी अभिव्यक्ति देखकर जैसे वह अपने शिकार को देख रही हो। लड़की पीछे हटे बिना नहीं रह सकी। उसमें अब नवजात आत्मा क्षेत्र की साधक की कोई आभा नहीं बची थी। उसे इस तरह देखकर मैंने प्यार से कहा, चिंता मत करो, मैं हद पार नहीं करूंगा। फिर मैंने कुशलता से आध्यात्मिक प्राणियों को सक्रिय किया। लड़की ने अपने शरीर पर शक्तिशाली ऊर्जा को इकट्ठा होते हुए महसूस किया और डर से चिल्लाई, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इस लड़की को लेकर मेरा मन लाचारी से भर गया था। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं बस तुम्हारी साधना का स्तर सुधार रहा हूं। कई क्रियाओं के बाद मैंने अपेक्षित वज्रपात विपत्ति को आकर्षित नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने इसका बहुत बार उपयोग कर लिया है और स्वर्गीय विधान अब और सहन नहीं कर सकता? यह देखकर कि अपेक्षित वज्रपात विपत्ति लंबे समय तक नहीं आई, मेरे पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अपना हाथ हिलाया और आखिरी अनुभव पैकेज को साफ कर दिया। इन दृश्यों ने तीनों राक्षसों को लंबे समय तक हक्का बक्का कर दिया। वे शांत नहीं हो सके। स्वामी ने वास्तव में उनकी साधना का स्तर सुधार दिया और उनके विरोधियों को सेकंडों में मार डाला। स्वामी आखिर किस स्तर पर है? सिस्टम ने मुझे यह भी सूचित किया कि उसे एक बग मिला है। हालांकि अब से मैं किसी की साधना का स्तर बढ़ाने के लिए महीने में केवल एक बार वज्रपात विपत्ति का उपयोग कर सकता हूं। सिस्टम ने जबरदस्ती उस बग को ठीक कर दिया और फिर इसने संकेत दिया कि संस्करण 3.0 में अपग्रेड करने के लिए 5000 डोमेन वैल्यू लगेंगे। हालांकि मैंने डोमेन की सीमा का विस्तार करने को प्राथमिकता दी। आखिर लड़ाई की सीमा का विस्तार करना सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने 74 मीटर की डोमेन रेंज चुनी और चारों ओर चिल्लाया, छोटे भाई बाहर आओ, मैं तुम्हें देख सकता हूं। मेरे घर के ठीक पीछे बची हुई आत्मा के अंश को महसूस करते हुए मुझे यह काफी मजेदार लगा। अगर यह बाहर होता तो ठीक था, लेकिन इसे मेरी डोमेन सीमा के अंदर ही आना था। उस छोटे भाई को सीधे मेरी ओर दौड़ा आते देखकर
और बिना रुके लगातार अपना परिचय दे रहा था। वह एक पेशेवर चापलूस जैसा लग रहा था और मुझे उसे देखकर घिन आने लगी। मुझे उल्टी करने का मन कर रहा था। स्वाभाविक रूप से ऐसे परेशान करने वाले व्यक्ति के लिए मेरे चेहरे पर अच्छे भाव नहीं थे। आखिर चापलूसों को मरना ही चाहिए, यह एक शाश्वत सत्य है। इसलिए मैंने उसके आध्यात्मिक शरीर को पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। आगे पीछे खींचा, तुम तो बड़े कमाल के हो। इसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो? क्या तुम एक प्यारे से पिल्ले में बदलकर खेल सकते हो? मेरे इन अजीब शब्दों को सुनकर उसके पास कहने को कुछ नहीं था। थोड़ी देर खेलने के बाद मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई और मैंने उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। मैंने निर्देश दिया, तुम लोग इस चीज का ध्यान रखना, जब लिंगबाओ जागे तो उसे इससे निपटने देना। हालांकि यह बंदा काम का लगता है, लेकिन उसने लिंगबाओ को इस तरह परेशान किया है, इसलिए उसे ही फैसला करने दो। यह देखकर कि मामला लगभग सुलझ गया है, लोमड़ी दानव लड़की ने मुझसे पूछा कि भविष्य के लिए मेरी क्या योजनाएं हैं। तब मैंने लापरवाही से उल्लेख किया, क्या लिंगबाओ एक मुर्गी के साथ वापस नहीं आई थी? तुम जाकर उसे क्यों नहीं पकड़ लेती और कुछ चिकन लेग्स भून लो? जहां तक उस ड्रैगन फायर टर्की किंग की बात है, जिसका हमने जिक्र किया था, वह अभी भी आंगन में अपने घर का रास्ता खोज रहा है। अलाव के पास हम एक घेरे में बैठकर उस खोए हुए टर्की को भून रहे थे। लेकिन इस समय मेरे विचार इस पर नहीं थे। मैं सोचने लगा कि मेरी अजय सीमा अभी भी बहुत छोटी है, मैं एक पहाड़ को भी नहीं ढक सकता था। इसके अलावा मुझे डोमेन वैल्यू के साथ सिस्टम का विस्तार और अपग्रेड करने की जरूरत थी, जिसके बारे में सोचना ही सिरदर्द था। लेकिन अगर मैं जल्दी से डोमेन वैल्यू प्राप्त करना चाहता था, तो मैं केवल अपने शाश्वत जीवन शरीर और पवित्र अमर तलवार का उपयोग करके उन्हें आकर्षित कर सकता था। हालांकि शाश्वत जीवन शरीर स्पष्ट रूप से काम नहीं करेगा, क्योंकि यह न केवल राक्षसों और भूतों को अपना नियंत्रण खोने पर मजबूर कर देगा, बल्कि ऐसा लगता था कि लिंगबाओ और तीनों राक्षस भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। बाद में मैंने कीमती तलवार उठाई और कहा, मेरी प्रिय, मेरे डोमेन वैल्यू के लिए लगता है मुझे तुम्हारी बलि देनी होगी। फिर मैंने पवित्र अमर तलवार को जमीन पर फेंक दिया और कहा, ठीक है, तुम अपनी दिव्य आभा यहीं पर छोड़ो। उन सभी राक्षसों और दैत्यों को हमारी ओर आकर्षित करो। उस दृश्य के बारे में सोचते ही मेरे मुंह में अनियंत्रित रूप से पानी आ गया। ऐसा लगा जैसे वह दृश्य जल्द ही होने वाला है और मुझे इससे फायदा होगा। मेरे बगल में बैठे तीनों राक्षस मुझे मूर्खता से देख रहे थे और आपस में चर्चा करने लगे। उन्होंने इस बारे में बात की कि मैं बवासीर से पीड़ित किसी व्यक्ति जैसा लग रहा था। 4 घंटे के लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद वे आखिरकार सो गए। जहां तक मेरी बात है, मेरे बाल पहले से ही मकड़ी के जालों से ढके हुए थे और मैं अधीर हो रहा था। पूरी रात बीत जाने के बाद भी एक भी राक्षस या दानव क्यों नहीं आया था? मेरी हर गुस्से भरी दहाड़ के साथ लोमड़ी दानव लड़की और लिंगबाओ अपनी नींद से जाग गए। जल्द ही सब जाग गए। जब मैं इस बारे में चिंतित था, कंकाल स्वामी की बची हुई आत्मा चापलूसी भरे भाव के साथ तैरती हुई आई और बोली, सीनियर, मुझे पता है कि क्या गलत हुआ। उसने चापलूसी से कहा, मैं उसकी दास्ता से खुश नहीं था और उसे चेतावनी दी, बेहतर होगा कि तुम सही हो, नहीं तो अगले ही पल तुम गायब हो जाओगे। फिर उस बची हुई आत्मा ने लिंगबाओ और दूसरों की ओर इशारा किया और कहा, देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मंदिर के 3 दानव राजा हैं और उनकी आभा बहुत शक्तिशाली है। मेरे पीछे इन ऊर्जावान साथियों को देखकर वे कमजोर लोग आकर मुसीबत मोल लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं अपने अंदर गुस्से की एक लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। तो ये लोग थे जो मुसीबत खड़ी कर रहे थे और ये तीनों राक्षस बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे। उन्होंने गलती से मान लिया था कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और भी ज्यादा डींगे हाँकने लगे। मैंने इन 3 मूर्खों पर समय बर्बाद नहीं किया और अपने अनोखे कौशल का इस्तेमाल करके उन्हें बुरी तरह कमजोर कर दिया, जो कभी घमंडी 3 दानव राजा हुआ करते थे। मेरे हस्तक्षेप के बाद वे बेजान और किसी भी जीवन शक्ति से रहित लग रहे थे। मुझे एक ही झटके में तीनों दानव राजाओं को दबाते हुए देखकर वह अपने इस विश्वास में और भी पक्का हो गया कि मैं एक दिव्य प्राणी हूं। उन 3 उपद्रवियों से निपटने के बाद मैं उत्साह से अमर तलवार के पास भागा। मेरी प्रिय, अब कोई भी हमारी 2 लोगों की दुनिया में खलल नहीं डालेगा। हालांकि अमर तलवार मूर्ख नहीं थी।
यह अपनी चेतना वाली एक तलवार थी और तुरंत कुछ दूरी पर भाग गई। अमर तलवार को इतनी ढिठाई करते देख मैं गुस्सा हुए बिना नहीं रह सका। तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरा इलाका है और मैं यहाँ का मालिक हूँ, मेरे पास वापस आओ। अमर तलवार को पकड़ने के बाद मैंने तुरंत उसे बंधनों से बांध दिया। चलो मेरी छोटी प्रिय, मुझे देखने दो कि तुम क्या कर सकती हो। मैंने आदेश दिया, जल्दी से अपनी शक्तिशाली दिव्य शक्ति को छोड़ो। एक बार जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है, तो अमर तलवार ने आज्ञाकारी रूप से बात मान ली। प्रकाश के एक सुनहरे स्तंभ ने तुरंत पूरे रात के आकाश को रोशन कर दिया। जल्द ही 10 मील के दायरे में सभी राक्षसों और दानवों ने उस ऊंचे स्तंभ को देख लिया और अपने अपने मालिकों को वापस सूचना दी। और यह पुष्टि होने पर कि प्रकाश का स्रोत वास्तव में अमर तलवार थी, बड़े मालिक दिलचस्पी लेने लगे। हवा में हंसी गूंज उठी, मुझे वह अमर तलवार हासिल करनी ही होगी। उसके साथ मुझे अब उन मानव साधकों से डरने की जरूरत नहीं होगी। उस आभा के कारण भूतिया शहर जीवंत हो उठा और कई प्रतिशोधी आत्माएं भीड़ में शामिल होने के लिए उत्सुक होकर उभरी। और जल्द ही आसपास के क्षेत्रों से राक्षस और दानव, साथ ही भूतिया शहर के भूखे भूत एक ही विश्वास और इरादे से एक साथ इकट्ठा हो गए। वे सभी मेरे छोटे से मंदिर में आ गए। राक्षसों और दानवों की भारी भीड़ को देखकर यह उस दिन की याद दिला रहा था जब इटर्नल लाइफ संप्रदाय का सफाया हो गया था। लेकिन इस बार मैं वह बेकार व्यक्ति नहीं था जो मैं हुआ करता था। मैं इस डोमेन में एक देवता था। आज उनके मिटाए जाने की बारी होगी। हालांकि मैंने कोई दिखावटी हमला नहीं किया। मेरे हाथ के एक इशारे से अनगिनत सूचनाएं लगातार बजने लगीं। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर छोटा भूत इतना डर गया कि उसके पैर कांप गए, हालांकि उसके पैर नहीं थे। जहां तक उन 3 राक्षसों की बात है, वे दंग रह गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 100 सालों में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। अनगिनत घंटे बीत जाने के बाद आकाश अंतहीन लपटों से भर गया था, जो पूरी रात को रोशन कर रहा था। ऊपर के खाली आकाश को देखकर मैं हैरान हुए बिना नहीं रह सका। यह तो बस उन सबको मार देता है, वे सच में एक भी वार नहीं झेल सकते। इतने सारे राक्षसों और दानवों को मारने के बाद मेरे डोमेन का मूल्य केवल 3400 अंक बढ़ा। लेकिन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मुझे 5000 अंकों की जरूरत थी। फिर मैंने शक्तिहीन हो चुकी अमर तलवार को देखा और सोचा कि यह सिर्फ छोटे मोटे दुश्मनों को ही क्यों आकर्षित कर रही है। उच्चतम स्तर केवल गोल्डन कोर्ट क्षेत्र का है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे नैसन सोल क्षेत्र के पुराने राक्षस इसे महसूस करने के लिए बहुत दूर हैं? या वे अभी भी देख रहे हैं? इसके बारे में सोचते हुए मैंने अपने 3 गुर्गों को चिल्लाकर कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अब अमर मंदिर में दिव्य आभा के बारे में खबर फैलाओ। 10,000 पर्वतों में सभी नैसेंट सोल क्षेत्र के राक्षसों तक। जितने ज्यादा लोग जानेंगे, उतना अच्छा होगा। मैं एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे लगा कि उनके कामों को और विशेष रूप से बांटना बेहतर होगा, इसलिए मैं उनकी ओर मुड़ा और कहा, तुम में से कौन क्लाउड स्टेट से ज्यादा परिचित है? मेरा सवाल सुनते ही सर्प दानव और लोमड़ी दानव उत्सुकता से आगे बढ़े, बार बार अपनी ओर इशारा करते हुए कहने लगे, मैं। हालांकि चूंकि सर्प दानव मूल रूप से क्लाउड स्टेट का था, मैंने उसे प्राथमिकता देने का फैसला किया। मैंने उसे इटर्नल लाइफ सेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। जहां तक लोमड़ी दानव और बैल की बात है, मैंने उन्हें अमर खजानों के बारे में खबर फैलाने के लिए कहा। चूंकि यह पहली बार था जब मैं काम सौंप रहा था, मैं एक शानदार प्रदर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने 3 अमर गोलियां बनाईं और उन्हें निर्देश दिया कि अगर उन्हें इटर्नल लाइफ सेक्ट के बारे में कोई खबर मिले तो वे मुझे तुरंत सूचित करें। मैंने उन्हें यह भी कहा कि वे पंथ के नेता की हर कीमत पर रक्षा करें, भले ही इसके लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़े। सारे निर्देश देने के बाद मैंने गोलियां उनकी ओर उछाल दी और बड़ी कुशलता से एक सुनहरी तस्वीर पेश की। यह तो बस एक एडवांस इनाम है। मिशन पूरा होने पर बहुत सारे फायदे होंगे जो कल्पना से परे हैं।
तीनों दानव निकलने के लिए उत्सुक थे। एक हफ्ते बाद लिन बाओ के पिता और नाइन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर एक के बाद एक पहुंचे। उन्हें जानकारी मिली थी कि लिन बाओ इसी पहाड़ की चोटी पर है। लिन बाओ के पिता ठंडे और उदासीन लग रहे थे। जाहिर तौर पर वह ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन एक पिता होने के नाते वह इस संभावना को छोड़ नहीं सकते थे, भले ही यह 10,000 में से एक मौका ही क्यों न हो। आखिरकार उन्होंने वह अमर मंदिर ढूंढ लिया जहां मैं था। जहां तक मेरी बात है, मैं अपने अनुयायियों से मिल रहे ध्यान का आनंद ले रहा था, पूरी तरह से अपने पतनशील रूप को अपनाए हुए। तभी मैंने अपने डोमेन में घुसपैठियों की उपस्थिति को महसूस किया। इसे ध्यान से महसूस करने के बाद मैं उत्साहित हो गया और उछल पड़ा। पता चला कि वे नेसेंट सोल रेल्म कल्टीवेटर्स थे, बड़ी मछलियां जो मेरी डोमेन वैल्यू बढ़ाएंगी। लेकिन छोटे भूत ने भी उनकी आभा को महसूस कर लिया था। वे लिन चिंगशान और लिन हाई थे। वे दोनों बूढ़े साथी मुझे देख रहे थे, शिकार पर जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन छोटे भूत ने जाने का फैसला नहीं किया। मेरे मन में विचार दौड़ने लगे। मैं उन दो बूढ़े कुत्तों को मुझे खोजने नहीं दे सकता, ऐसी दयनीय हालत में। तभी वे दोनों सीधे मेरे महल में घुस आए। उनकी जोशीली उपस्थिति देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन चूंकि वे खुद मेरे पास चले आए थे, मुझे इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपना मुंह खोला और पूछा, क्या तुम लोग भी अमर खजाने छीनने आए हो? इससे पहले कि मैं दिखावा करना जारी रख पाता, लिन बाओ की आवाज ने मुझे टोक दिया। वह शेफ की वर्दी पहने हुए थी, हाथ में करछुल लिए और उत्साह से उन दो लोगों को देख रही थी। पिताजी, दादाजी, हाय! मैं इस डोमेन वैल्यू का कब से इंतजार कर रही थी। अब सब कुछ बर्बाद हो गया। लिन चिंगशान अपनी बेटी की अप्रत्याशित उपस्थिति को देखकर गुस्सा हुए बिना नहीं रह सका। लिन बाओ, तुम क्या कर रही हो? मेरे साथ नाइन स्वॉर्ड सेक्ट वापस चलो। लेकिन लिन बाओ ने तुरंत अपने पिता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। नहीं, मैं मास्टर के साथ रहना चाहती हूं। लिन चिंगशान अपनी बेटी के अचानक विरोध पर अपना आपा खोने की कगार पर था। जैसे ही वह अपना भाषण जारी रखने वाला था, ऐसा लगा कि उसने एक महत्वपूर्ण बात पकड़ ली है। उसने मेरी ओर देखा जो आकर्षक और शिष्ट था, और जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया। क्या तुम कह रही हो कि मेरे सामने खड़ा यह बेकार इंसान वह है जिसका तुम जिक्र कर रही हो? सिर्फ उसके आधार पर तुम? यह लड़की जानबूझकर मुझे उकसा रही थी। यह देखकर कि उसके अपने पिता ने मुझे इस तरह डांटने की हिम्मत की, उसने अपना आपा भी खो दिया और पागल होने की कगार पर थी। वह उन्हें रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। पिताजी, कृपया ऐसा मत कहिए। जिन लोगों ने पहले ऐसी ही बातें कही थीं, उनकी राख बिखर गई थी। मास्टर एक नेसेंट सोल रेल्म कल्टीवेटर को थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतारने में सक्षम है। लिन बाओ की घबराई हुई हालत देखकर लिन चिंगशान को शक होने लगा कि मैंने उसके साथ कुछ किया है। उसने अपनी आस्तीन लहराई और ठंड से कहा, एक नेसेंट सोल रेल्म कल्टीवेटर को थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतारना? प्रभावशाली। तुम डींगे हाँकने में काफी अच्छे हो, क्यों नहीं सीधे नेसेंट सोल रेल्म को ही फूंक मारकर उड़ा देते? एक ही सांस में लिन चिंगशान का नया विचार सुनकर मैंने भी जैसे एक नई दुनिया खोज ली हो। यह वाकई एक अच्छा विचार था, मैं अगली बार इसे आजमा सकता था। यह सुनकर लिन चिंगशान गुस्सा हो गया। जब उसने मेरे विचार से मेरी सहमति सुनी, तुम बेशर्म बच्चे, आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आसमान कितना विशाल है और धरती कितनी मोटी है। जैसे ही वे कुछ करने वाले थे, बूढ़े आदमी ने भी अपने पीछे कुछ असामान्य महसूस किया। हमारा बहादुर बैल और लोमड़ी दानव बहन पहले ही लौट आए थे। उन्होंने घर के अंदर लिन चिंगशान को उसे पीटने के लिए उत्सुक और तैयार देखा। उनका गुस्सा तुरंत चरम पर पहुंच गया। और लिन चिंगशान दो दानव राजाओं से निकलने वाले बेमिसाल जानलेवा इरादे को देख रहा था। उसे डर का एहसास हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अगर वे लड़े तो क्या होगा? मुझे डर है कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। यह 10,000 पहाड़ों का इलाका सचमुच एक छिपा हुआ ड्रैगन है और दुबका हुआ बाघ है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों दानव राजा नासमझ लोग नहीं हैं।
जैसे ही स्थिति तनावपूर्ण हुई, लिन बाओ अचानक समझाने के लिए आगे आई। वे मेरे पिता और मेरे दादा हैं, वे बुरे लोग नहीं हैं, कृपया उन पर हमला न करें। बैल और अन्य लोग यह सुनकर चौंक गए। जब उन्होंने सुना कि वे लिन बाओ के रिश्तेदार हैं, तो वे तुरंत ढीले पड़ गए। पता चला कि वे लिन बाओ का परिवार थे। शर्मिंदा लिन किंगशान अपने सामने के नाटकीय दृश्य को देख रहा था और साफ तौर पर परेशान हो गया। इस बीच मैंने चुप्पी तोड़ने के लिए धीरे से खांसा और पूछा, क्या तुमने वे काम कर दिए जो मैंने तुम्हें सौंपे थे? लोमड़ी दानव बहन ने मुझे खुश करने की कोशिश करते हुए जल्दी से कहा, मालिक, सब कुछ व्यवस्थित है। सामने बनती अजीब स्थिति को देखकर लिन किंगशान का व्यवहार और बिगड़ गया। वह खुद से बड़बड़ाया, मिस लिन बाओ, क्या मैं आज अपनी दवा लेना भूल गया? मैं इतनी आसानी से एक भ्रम का शिकार कैसे हो गया? लिन हाई ने भी अपनी आंखें खोली। वह मुझे शक की नजर से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दो दानव राजा एक नश्वर को मालिक कह रहे हैं। क्या यह हो सकता है कि यह व्यक्ति वास्तव में बहुत ताकतवर था और अपनी असली ताकत छिपा रहा था, यहां तक कि ट्रांसेंडेंस क्षेत्र में भी? और मैंने स्वाभाविक रूप से साथ दिया, आत्मविश्वास से भरपूर दिखते हुए और अपनी ठुड्डी सहलाते हुए, लिन बाओ के संप्रदाय को आंकते हुए। अगर मौका मिला तो हम सहयोग कर सकते हैं। ओह, वैसे मैं कहा था? मेरा सवाल सुनकर लिन हाई ने भी अपने हाथ जोड़े और कहा, महानुभाव, आप सचमुच अपनी ताकत अच्छी तरह छिपाते हैं। हमारे संप्रदाय के गुरु बस अपनी बेटी को लेकर कुछ ज्यादा ही सुरक्षात्मक थे और उन्होंने अनजाने में आपको नाराज कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। बूढ़े आदमी को इस तरह मुझे सम्मान देते हुए सुनकर मैंने लापरवाही से जवाब दिया, कोई बड़ी बात नहीं, यह सिर्फ एक पारिवारिक मामला है। यह सुनकर कि वे परिवार थे, लिन किंगशान अचानक चिल्लाया, कैसा परिवार? क्या मैं इसके लिए सहमत हुआ? लिन हाई ने बोलना जारी रखा, आज हमें लिन बाओ को ले जाना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, लिन बाओ ने यह कहते हुए तमाशा करना शुरू कर दिया, मैं नहीं जाना चाहती। मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं अपने मालिक के साथ रहना चाहती हूं। लिन बाओ के प्यारे रूप और उन दो आदमियों के दृढ़ रवैये को देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने शांति से कहा, आप लिन बाओ का परिवार हैं। अगर वह आपके साथ वापस जाना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर वह नहीं जाना चाहती तो कृपया उसे मजबूर न करें। मेरा रवैया देखकर लिन हाई ने भी अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी। हालांकि आप दानव राजा हैं, अब जब आप नश्वर दुनिया में उतर आए हैं, तो क्या आप सच में अमर लोगों का मुकाबला कर सकते हैं? बूढ़े आदमी को नश्वर दुनिया का जिक्र करते सुनकर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। क्या उसे इसके बारे में कोई अनुभव या जानकारी थी? चाओ चिंतो ने स्वाभाविक रूप से हमारी बातचीत सुन ली और मन ही मन सोचा, अगर कुलगुरु आते हैं तो शायद मैं आखिरकार यहां से भाग सकता हूं। लेकिन लिन हाई ने आगे कहा, चाओ चिंतो चालाक और धोखेबाज था, कृपया सावधान रहें। बेहतर है कि अमर खजाना सीधे उसे सौंप दें। क्षणिक लालच के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर चाओ चिंतो अचानक गुस्से में फट पड़ा और बोला, बकवास, फालतू बात मत करो। फिर वह मुझे खुश करने की कोशिश करते हुए दौड़कर आया, सीनियर, कृपया उनकी झूठी बातों पर विश्वास न करें। मैं अब जीवन और मृत्यु में आपका ही व्यक्ति हूं। मैं निश्चित रूप से वह व्यक्ति नहीं हूं जैसा उन्होंने बताया। मेरा जीवन भर का लक्ष्य आपके साथ रहना है। मरते दम तक पूरे दिल से आपकी सेवा करना है। लिन हाई और अन्य लोगों ने यह कुत्ते जैसी चापलूसी सुनी और अपने सामने परिचित आभा को महसूस किया। उन्होंने पहचान लिया कि उनके सामने की दिव्य चेतना वास्तव में चाओ चेंटू की थी और मैंने अवसर का लाभ उठाया। चाओ चेंटू को पकड़ा और कहा, बुरा नहीं है, तुम्हारी जीने की इच्छा काफी मजबूत है। जैसे ही उसने अपने सामने यह दृश्य देखा, लिन चिंगशान एक भ्रम में पड़ने से खुद को रोक नहीं सका। क्या वह सच में अमर से मुकाबला कर सकता है? उसने अभी कहा कि हम परिवार हैं। लिन चिंगशान और लिन हाई ने चाओ चेंटू की ओर देखा।
जो अब केवल अपनी दिव्य चेतना के साथ बचा था और लगातार मेरी चापलूसी कर रहा था, मैं अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह युवक सच में कोई महान देवता है? अब तो मैं, यह बूढ़ा आदमी भी इसे समझ नहीं पा रहा हूं। थोड़ी देर चाओ चेंटू से चापलूसी करवाने के बाद मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने वाकपटू हो बच्चे। लिन चिंगशान ने भी अपनी आवाज भेजी, यह सोचते हुए कि क्या उसे सच में लिन बाओ को उसे सौंप देना चाहिए। लिन हाई भी कुछ देर के लिए फैसला नहीं कर सका और उनका रवैया देखकर इंतजार करने का फैसला किया। मैं उनकी छोटी छोटी योजनाओं को बहुत अच्छी तरह जानता था। मैंने सीधे कहा, लगता है तुम दोनों को अब भी मुझ पर शक है। ठीक समय पर हमारे मेहमान आ रहे हैं, मैं तुम्हें खुद देखने दूंगा। मैंने यूं ही लोमड़ी दानव बहन को मेहमानों का स्वागत करने का निर्देश दिया। अगले ही पल आंगन के बाहर से एक चिल्लाने की आवाज आई। मैंने कई आकृतियों को आंगन में आते देखा। एक नेता, एक मोटे आदमी ने लोमड़ी दानव बहन से सवाल किया, क्या तुम्हारे बताए हुए अमर खजाने का स्थान यही है? खजाना कहाँ है? और वह सदाबहार युवा वृक्ष कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जिस इंसान का जिक्र किया था जो खजाने को देखता है, वह तुम्हारे बगल वाला लड़का है? लोमड़ी दानव बहन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, यह सही है। हमारे युवा स्वामी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। जहां तक लिन हाई और अन्य लोगों की बात है, उन्होंने अपने ऊपर मौजूद दैत्य जानवरों को देखा। वे डरे हुए तो नहीं थे, लेकिन उनके पैर कांप रहे थे। क्या ये सभी नवजात आत्मा क्षेत्र के दानव राजा हैं? मैंने पहली बार 10 दानव राजाओं को एक साथ देखा है। लिन बाओ ने तो अमर तलवार भी निकाल ली और कहा, पिताजी डरो मत, स्वामी शक्तिशाली हैं, अमर तलवार अभी भी मेरे पास है। लिन बाओ के हाथ में अमर तलवार देखकर लिन चिंगशान और भी चिंतित हो गया। अमर खजाना तुम्हारे पास कैसे आ गया? जल्दी से इसे दूर रखो, उन दानव राजाओं को देखने मत देना। आसमान में मौजूद दानव राजा मूर्ख नहीं हैं, इतनी करीब से वे इसे कैसे महसूस नहीं कर सकते? वे चिल्लाए, उन्हें मार डालो, अमर खजाना ले लो। और सदाबहार युवा वृक्ष भी। मैं उस लड़के को खाना चाहता हूं, वह मेरे अजन्मे बच्चे के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन होगा। उनके पीछे के विशाल दैत्य ने कहा, उस छोटी लड़की को मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे अमरता की इच्छा का अनुभव कराऊंगा। और मृत्यु का भी। और मैं इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैं तुरंत अपने पीछे मौजूद दोनों की ओर मुड़ा और कहा, ध्यान से देखो, मैं अब अपना जलवा दिखाने वाला हूं। एक स्वामी की चाल अक्सर एक शानदार मुद्रा के साथ होती है। और मैं कोई अपवाद नहीं हूं। मैंने सीधे हिलना और मुड़ना शुरू कर दिया, खुद आनंद लेने के बाद अपने आकर्षण का पूरा प्रदर्शन किया। मुझे लगा जैसे मैं जीवन के शिखर पर पहुंच गया हूं। मैं खुशी से उछल पड़ा। दूसरी तरफ के 10 दानव राजा हक्के बक्के रह गए। क्या इस व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है? क्या इसे खाने से हमारी बुद्धि पर असर पड़ेगा? मुझे अपमानित महसूस हुआ। लिन हाई और दूसरों ने पहले कभी इतना भव्य दृश्य नहीं देखा था। वे सभी अवाक और हैरान थे, सोच रहे थे कि लिन चिंगशान के सवाल के जवाब में क्या वह सच में अपने सामने के 10 दानव राजाओं को हरा सकता है। लिन हाई को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे और उसने हिचकिचाते हुए कहा कि उसे कर पाना चाहिए। यह देखकर लिन बाओ आगे आया और अपने पिता और दादा को समझाया, मास्टर, यह वैसा नहीं है, यह सच में वैसा नहीं है। लेकिन आखिर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अनोखी सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। लोमड़ी दानव बहन ने मदहोश होकर मेरी तरफ देखा, लगातार मेरी तारीफ करते हुए कहा, मास्टर आप बहुत हैंडसम हैं। उसके बाद मेरा दिखावा आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। मैंने अपने दोनों हाथ उठाए और एक जबरदस्त ताकत उमड़ पड़ी। मेरे सामने मौजूद 10 दानव राजा मेरे सभी जीवित प्राणियों के नियंत्रण की शक्ति से टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो गए। आध्यात्मिक शक्ति से मारे गए 10 और लोग मेरी गिनती में जुड़ गए। फिर सिस्टम के पुरस्कारों की बौछार होने लगी। सीधे 12,000 डोमेन वैल्यू पॉइंट्स जमा हुए। वर्तमान में कुल 15,450 पॉइंट्स जमा हो गए हैं। परिचित अपग्रेड प्रॉम्प्ट को देखकर मैंने अपनी हैंडसम मुद्रा का दिखावा करना जारी रखा और धीरे से कहा, अपग्रेड।
लेकिन मेरे सामने के लोग कुछ देर के लिए स्थिति को समझ नहीं पाए और हैरान और गतिहीन खड़े रहे। और फिर लिनहाई और दूसरों के दिमाग ने आखिरकार काम करना शुरू किया। वे चिल्लाए, उसने अभी अभी 10 दानव राजाओं को ऐसे ही मार डाला, यह किस तरह की शक्ति है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ही नियमों की शक्ति में महारत हासिल कर ली हो? इसकी तुलना में बुल और लोमड़ी दानव बहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जैसे कि जो कुछ भी हुआ वह उनकी उम्मीद के मुताबिक ही था। लिन चिंगशान अचानक लिनहाई की ओर मुड़ा, क्या वह एक अमर हो सकता है? लिनहाई ने सीधे इनकार कर दिया। अमरों को आरोहण करना पड़ता है, 9 प्रांतों के नियम अमरों के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले ही अमर नीचे उतरें, उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। वे महाद्वीप में बिल्कुल भी नहीं रह सकते। लेकिन लिन चिंगशान ने फिर कहा, वह आसानी से नियमों की शक्ति का उपयोग कर सकता है। उसे अमर की उपाधि की परवाह नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह महान हस्ती है जो एक पल में अमरों को मार सकती है? जब बूढ़े ने यह सुना तो उन्हें लगा कि यह सच है। लिन बाओ को सचमुच इतना शक्तिशाली गुरु मिल गया। काश आप मुझे भी अपना शिष्य बना लेते। अगर मैं अभी शागिर्दी करने जाऊं। अपने चारों ओर प्रशंसा भरी निगाहों को महसूस करते हुए मैं इसमें डूबे बिना नहीं रह सका। यह बेकार नहीं है कि मैंने हर तरह के कूल स्लो मोशन सीन देखे हैं, यह दिखावा करना वाकई में कूल है। अफसोस की बात है कि दिखावा करने से डोमेन वैल्यू नहीं मिलती, वरना मैं अपनी प्रतिक्रिया मिलने के तुरंत बाद महाद्वीप पर हावी हो सकता था। सिस्टम सफलतापूर्वक संस्करण 3.0 में अपग्रेड हो गया और एक बिल्कुल नया फंक्शन अनलॉक किया, दाओ का सच्चा अमर समाधान। ठीक मेरी सफलता के क्षण में लिनहाई और दूसरों को भी एक अजीब सी खुशबू आई। इस खुशबू ने बुल और लोमड़ी दानव बहन को सफलतापूर्वक आकर्षित किया। मैंने मन ही मन सोचा कि यह अच्छा नहीं है। मेरे शरीर में शाश्वत जीवन शरीर की सील कैसे गायब हो गई? इससे पहले कि मैं इसे हल करने के बारे में सोच पाता, मेरे पीछे के लोग पहले ही मेरी ओर दौड़ पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे भूनना और पकाना चाहते हैं। मेरे पास इन लोगों के अचानक हुए उत्पात के बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। मैंने सीधे अपना हाथ उठाया और उन्हें दबा दिया, और उनके सिर के ऊपर हवा में से प्रकाश का एक विशाल गोला प्रकट हुआ और उन पर दबाव डाला। उन्हें गिरते हुए देखने के बाद मैंने राहत की सांस ली। यह प्रतिबंध कैसे गायब हो गया? इस स्तर के अपग्रेड के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए? इसी समय सिस्टम ने एक नया फंक्शन भी दिखाया, सच्चे अमर का समाधान। मैं अमर हूं, मेरे शब्द और कर्म अमर मार्ग के सच्चे अर्थ को दर्शाते हैं, जिसमें महान दाओ की सच्चाइयां हैं। पैनल पर इस धमाकेदार परिचय को देखकर मैं थोड़ा हिचकिचाया। चलो पहले इसे आजमाकर देखते हैं। तभी इस पल सिस्टम ने मुझे एक बार फिर याद दिलाया, दाओ का सच्चा अमर समाधान। यह मेजबान के शरीर को अमर आभा से ढक सकता है, यह न केवल रूप को छिपा सकता है, बल्कि शाश्वत जीवनदेह की आभा को भी छिपा सकता है। यह स्पष्टीकरण देखकर मेरे पास शब्द नहीं थे। तुमने इस अच्छी चीज का जिक्र पहले क्यों नहीं किया? यह कहते हुए मैंने सीधे इसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर कहो कि यह बदला है, तो सच में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर कहो कि यह नहीं बदला, तो ऐसा लगता है कि इसमें 50 पैसे के अतिरिक्त स्पेशल इफेक्ट्स आ गए हैं। मेरे सवाल के जवाब में सिस्टम ने सीधे इल्जाम किसी और पर डाल दिया और मुझे इसे खुद विकसित करने के लिए छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि मेरे घायल दिल की भरपाई के लिए इसने मुझे नमकीन मछली का एक पैकेज दिया। जैसे ही मैंने यह सुना कि खोलने के लिए एक गिफ्ट पैकेज है, मुझे परवाह नहीं थी कि वह नमकीन मछली है या नहीं। आखिरकार सिस्टम के उत्पाद हमेशा बेहतरीन होते हैं। गिफ्ट पैकेज खोलने के बाद मुझे एक नया फंक्शन मिला, दर्पण पुष्प और चंद्र प्रतिबिंब, और एक फंक्शन एक्सपीरियंस कार्ड मिला, अमर मार्ग का शाश्वत अस्तित्व। और यह बताया गया था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। मेरे सामने एक्सपीरियंस कार्ड को देखकर मैं सोचने लगा, क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता है? मेरे हैरान चेहरे को देखकर समझदार सिस्टम ने समझाया,
इस कार्ड से नश्वर लोगों को अमर बनाया जा सकता है। जब मैंने सुना कि इतनी अच्छी चीज है, तो मैंने पूछा, तो क्या होगा अगर मैं इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करूं? जैसा कि उम्मीद थी, डैड सिस्टम ने तुरंत मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। अमर मार्ग का शाश्वत अस्तित्व केवल वस्तुओं पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेजबान कोई वस्तु नहीं है। फिर मैंने पूछना जारी रखा, क्या होगा अगर मैं इसे अजय डोमेन पर इस्तेमाल करूं? डोमेन के विस्तार के बाद क्या यह चीज भी उसके साथ फैलेगी? लेकिन डैड सिस्टम ने जाहिर तौर पर पैसे कमाने की एक और योजना शुरू कर दी थी। उसने मुझे याद दिलाया कि जब तक मैं 5,000 डोमेन मूल्य अंक खर्च करता हूं, यह अजय डोमेन के साथ साथ विस्तार कर सकता है और नए गेम प्ले को अनलॉक कर सकता है। जब मैंने सुना कि नया गेम प्ले है, तो मैं उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। क्यों न थोड़ा निवेश करके इसे आजमाया जाए? इसे सफलतापूर्वक अनलॉक करने के बाद अमर मार्ग का शाश्वत अस्तित्व भी डोमेन के भीतर एक स्थायी फंक्शन बन गया। यह एक सम्राट में बदल गया। जब तक कोई अजय डोमेन में साधना करता है, कचरा भी अमर बन सकता है। ठीक इसी पल मेरे पीछे के तालाब से हलचल हुई। सुनहरे बालों और हरी आंखों वाली एक छोटी लोली पानी से निकली। मेरे सामने छोटी लोली को देखकर मैं दंग रह गया। थोड़ी देर बाद लिन हाई और अन्य लोग भी जाग गए। चारों ओर सब कुछ देख रहे थे। बूढ़े आदमी की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। यह अमर ऊर्जा है। और वह सुनहरे बालों वाली, हरी आंखों वाली छोटी लोली। स्वाभाविक रूप से यह वही छोटी आत्मा थी जिसे मैंने कुछ समय पहले आत्मा घास का उपयोग करके रूपांतरित किया था। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं इस समय लोमड़ी दानव बहन के शरीर पर लेटा हुआ था, इस पल की सुंदरता को महसूस कर रहा था। ज्यादा दूर नहीं, लिन हाई और अन्य लोगों ने भी इसे पहचान लिया। यह एक आत्मा घास का आत्मा रूपांतरण है। लिन किंग जोंग के सामने सपने जैसे दृश्य को देखकर वह लिन हाई से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या हमने अभी अभी एक झपकी नहीं ली थी? हम सीधे अमरलोक में कैसे पहुंच गए? बूढ़ा हाई कुछ जानकार होने के नाते हमें अभी भी अमर मंदिर में ही होना चाहिए। हमारे सामने यह सब शायद उस सीनियर का काम है। यह सुनकर लिन चिंग शान ने तुरंत बूढ़े हाई को अपनी बाहों में भर लिया, उस सुरक्षा की भावना की तलाश में। बूढ़े हाई ने उस महान हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक अमर की कहानी भी सुनाई, जिसने हजारों साल पहले ऊपरी लोक को उलट-पुलट कर दिया था। एक अत्यंत असाधारण अस्तित्व। मुझे डर है कि हमारे सामने जो सीनियर हैं, वे वही व्यक्ति हैं। जब तक हमारे पास यह सीनियर हैं, हमें अब अमरों से डरने की जरूरत नहीं है। उस समय मेरे 9 तलवार संप्रदाय ने वाक्य पूरा करने से पहले ही लिन चिंग शान ने उत्साह में ओल्ड हाई की दाढ़ी पकड़ ली। लेकिन क्या यह हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक इमॉर्टल सच में हमारी मदद करने वाला है? ओल्ड हाई ने खींचे जाने और दर्द महसूस होने पर चिल्लाया, छोड़ो बेवकूफ, सीनियर और लिन बाओ के बीच के रिश्ते को देखो। जब तक हम उन्हें रोकते नहीं, वह हमें नजरअंदाज कर देंगे। एक पल में लिन चिंग शान को अचानक एहसास हुआ और उसने फुसफुसाया, अब जब कंकाल संप्रदाय का कोई नेता नहीं है, हम भी खुद को सीनियर को सौंप सकते हैं और उनकी जांग से चिपक सकते हैं। ओल्ड हाई भी यह कहते हुए सहमत हो गया, मैं इतने सालों से इस मार्शल वर्ल्ड में हूं, यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ अवसर है। अगर हम इसे अभी नहीं पकड़ते हैं, तो हमें शायद कभी किसी की जांग से चिपकने का मौका नहीं मिलेगा। लिन चिंग शान ने मुझे प्रणाम किया। यह देखकर मैंने भी छोटी बेन का चेहरा चिकोटी काटना बंद कर दिया। लिन चिंग शान ने भी झुककर कहा, असुविधा के लिए क्षमा करें, हमें अब चलना चाहिए। हमने पहले कई लोगों को नाराज किया है, कृपया हमें क्षमा करें सीनियर। हम भविष्य में भी सीनियर को परेशान करेंगे। उनका सच्चा रवैया देखकर मैं मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग भविष्य में अक्सर आया करो। फिर मुझे एक और बात याद आई। अगर वह इमॉर्टल तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी करे, तो कृपया सुनिश्चित करना कि वे मेरे पास आएं। उनके लिए मेरी चिंता सुनकर लिन चिंग शान का दिल पिघल गया। सीनियर वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं,
वह हमारे लिए इमॉर्टल्स के खिलाफ जाने को तैयार है। और मेरे मन में मैंने यह भी सोचा कि उस स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास बहुत अधिक डोमेन वैल्यू होनी चाहिए। और फिर लिंचिंग शान ने कहा, सीनियर निश्चिंत रहें, मेरा 9 तलवार संप्रदाय आपको कभी पीछे नहीं रोकेगा। कृपया हमारी खबर का इंतजार करें सीनियर। यह कहने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और लिन बाओ से कहा, लिन बाओ, तुम्हें सीनियर की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। यह दृश्य देखकर मैं और भी भ्रमित हो गया। अचानक आया यह बदलाव बहुत बड़ा था। इस समय मेरे बगल में छोटी बेन अचानक बेहोश हो गई। मैंने छोटी बेन को पकड़ा और उसे जगाने की कोशिश में हिलाया। कई प्रयासों के बाद छोटी बेन के शरीर से अचानक प्रकाश निकलने लगा। इसके बाद उसका आकार सिकुड़ गया। एक बार फिर वह हथेली के आकार की हो गई। इसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। इस अचानक छोटी हो गई बेन का सामना करते हुए मैं घबरा गया और उसे लोमड़ी दानव लड़की के पास ले आया। आखिर वह सैकड़ों सालों से जीवित है और मुझसे कहीं ज्यादा जानती है, एक बड़े आदमी से जो सिर्फ दिखावा करना जानता है। लोमड़ी दानव लड़की द्वारा पूरी तरह से जांच के बाद उसे भी अचानक एहसास हुआ और उसने मुझसे कहा, मास्टर, चिंता न करें, वह अब दानव के पथ पर चल पड़ी है। मेरा हैरान चेहरा देखकर उसने आगे कहा, शुरू में एक पौधे के रूप से आत्मा में बदलना दानव नहीं माना जाता। एक सच्चा दानव बनने के लिए उसे सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करने की आवश्यकता है। दानव पथ पर चलने के लिए जब मैं पहली बार दानव पथ पर चली थी तो मुझे कई साल लग गए थे और मुझे सेलेस्टियल फॉक्स प्राचीन वंश में एक जीनियस के रूप में सराहा गया था। लेकिन छोटी बेन को सिर्फ एक दिन लगा। उसकी प्रतिभा शायद पहले से ही 9वें रैंक को पार कर चुकी है। उसके पास एक अद्वितीय प्रतिभा की योग्यताएं हैं। लेकिन अब छोटी बेन अपना रूप बनाए नहीं रख पा रही है। उसने अभी अभी दानव पथ पर कदम रखा है। यह साधना तकनीकों की कमी के कारण है जिससे वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में असमर्थ है। अगर कोई उपयुक्त साधना तकनीक हो तो छोटी बेन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है और उसका शरीर अचानक छोटा नहीं होगा, उसके रूप में भी नए बदलाव आएंगे। यह सुनकर मेरा मन उस दृश्य की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाया। सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली छोटी लोली मुझे डैडी बुला रही है और हर दिन मुझे एक हीलिंग मुस्कान दे रही है। जितना मैं इसके बारे में सोचता गया उतना ही उत्साहित होता गया। मेरा बूढ़ा चेहरा लाल होने से खुद को रोक नहीं सका। यह तो बहुत ही कमाल का है। फिर मैं लोमड़ी दानव लड़की की ओर मुड़ा और कहा, क्या तुम दानव राजा नहीं हो? तुम्हारी साधना तकनीक उसके लिए बहुत उपयुक्त है। तुम मेरी सबसे भरोसेमंद अनुयायी हो। मैं उसे साधना सिखाने का काम तुम्हें सौंपता हूं। यह सुनकर कि मैं उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं, लोमड़ी दानव लड़की तुरंत शर्मा गई। उसके मन में वह कल्पना करती रही कि मेरे जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उसे व्यक्तिगत रूप से सिखा सकता था। लेकिन अब उसे इतना महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था। थोड़ी देर कल्पना करने के बाद लोमड़ी दानव लड़की ने कहा, मैं परीक्षा पास करूंगी। मैं छोटी बेन को हमारे कबीले में वापस ले जाऊंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि उसके पास अपनी साधना तकनीक हो। मैं आपको निराश नहीं करूंगी, मालिक। तब तक छोटी बेन शायद आपकी एक काबिल सहायक भी बन जाएगी। उसके दिल में वह सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। कबीला भी निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। मैं परिवार के लिए इतना बड़ा सहारा लेकर आई हूं। हालांकि मुझे नहीं पता कि लोमड़ी दानव लड़की ने अपने मन में कितना कुछ सोच लिया है। जब तक वह छोटी बेन को वैसा बना सकती है जैसा मैं कल्पना करता हूं, तब तक सब ठीक है। और मैंने गंभीरता से कहा, मैं अपनी भविष्य की खुशी तुम्हें सौंपता हूं। लोमड़ी दानव लड़की की आकृति को दूर गायब होते देख मैंने आंसुओं के साथ विदाई दी। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। मैं यहां तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। उन्हें आसमान में गायब होते देख दृश्य अचानक सूना हो गया। लड़कियों के बिना अजीब लगता है। बुल भी इस बात से पूरी तरह सहमत था। लेकिन फिर बुल ने तुरंत मुझे एक मोहक नजर दी। मालिक,
क्या मैं अभी भी यहां नहीं हूं? मैं बुल के अचानक हमले से चौंक गया और तुरंत नीचे गिर गया। बुल ने मेरा प्रतिरोध देखा और उत्साह से कहा, मुझे कई मजेदार तरकीबें पता हैं। बुल के जोरदार हमले के तहत मेरी बेताब चीखें गूंज उठीं। तुम रुक जाओ वरना मैं तुम्हें हॉट पॉट में पका दूंगा। लिन बाओ जो यह सब देख रहा था, उसके चेहरे पर भी अवर्णनीय भाव थे। कुछ दिनों बाद मैंने एक विशाल अजगर को उसका खून से सना मुंह खोले हुए मेरे सिर की ओर काटते हुए देखा। एक ही बार काटने के बाद मेरी आकृति भी पवित्र प्रकाश में बदलकर गायब हो गई और मैं आंगन में गुस्से से भर गया। मेरे क्लोन उस सांप द्वारा 2 बार मारे गए। धत तेरे की, एक दिन मैं खुद उसकी खाल उतारूंगा। मैंने तुरंत लिन बाओ को निर्देश दिया, आज तुम्हारे मालिक के तौर पर मैं सांप का सूप पीना चाहता हूं। लिन बाओ ने तुरंत जवाब दिया और जल्दी से मेरे लिए एक पकड़ लिया। जहां तक मेरे क्लोन की बात है, वे साल्टेड फिश के गिफ्ट पैकेज में मायावी आकृतियां हैं। डोमेन वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, क्लोन उतने ही शक्तिशाली होंगे। क्लोन को नियंत्रित करना वीआर चश्मा पहनकर फिल्म देखने जैसा है। क्लोन को मारने से मेरे असली शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अब मेरी सारी संपत्ति मिलाकर मैं केवल एक नेसेंट सोल दायरे के क्लोन का आदान प्रदान कर सकता हूं। मैं बहुत गरीब हूं। वे अमर लोग कब आएंगे? जमींदार के घर का भी खाना खत्म हो गया है। ठीक जैसे ही लिन बाओ मेरे लिए सांप के सूप की दावत तैयार कर रही थी, अचानक वह सतर्क हो गई और अपने पीछे देखने लगी। और मैंने भी इसे महसूस किया। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस पैक मेरे डोमेन में आ गया है। मैं तो पहले इस बात से चिंतित था कि मेरे पास पर्याप्त डोमेन वैल्यू नहीं है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह खुद मेरे पास आ गया। लेकिन अगले ही पल अचानक एक साफ खटखटाने की आवाज गूंजी। क्या कोई है कृपया? यह विनम्र अभिवादन सुनकर लिन बाओ और मैं दोनों दंग रह गए। क्या आजकल के महान राक्षसों में इतनी तमीज होती है? जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, जेड जैसे नाजुक पैरों की एक जोड़ी नजर आई और एक परी जैसी खूबसूरत महिला हिचकिचाते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। क्या चिन-चान यहां है कृपया? मेरे सामने इस आश्चर्यजनक सुंदरता को देखकर मेरा खून खौलने लगा। क्या खूबसूरत महिलाएं ऐसे ही दरवाजा खटखटाने आती हैं? हालांकि लिन बाओ भी एक लड़की है, वह भी उसकी सुंदरता से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकी। वह बहुत खूबसूरत है। मुझे वह पसंद है, मुझे वह पसंद है। और इस पल में करने वाली पहली चीज बेशक इस सुंदरी पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ना था। मैंने तुरंत अपना रूप बदल लिया, यहां तक कि पीछे की दीवार भी एक प्यारे गुलाबी रंग में बदल गई। मैं 9 हूं और तुम 3। हेलो, मैं चिनचामन हूं। मेरे सामने खड़ी खूबसूरत महिला जाहिर तौर पर मेरे शानदार प्रवेश से मोहित नहीं हुई और इसके बजाय उसने धीरे से कहा, सीनियर, मैं स्वर्गीय दानव प्राचीन लोमड़ी कबीले से बाईयू हूं। लाल कपड़ों वाली बहन के अनुरोध पर मुझे आपको कुछ सूचित करना है। लोमड़ी दानव लड़की शब्द सुनते ही मुझे अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। फिर बाईयू ने सीधे कहा, लाल कपड़ों वाली बहन को कैद कर लिया गया है। यह सुनते ही मेरा चेहरा उतर गया। जहां तक 9 स्वॉर्ड्स सेक्ट की बात है, वहां अफरातफरी मची हुई है और हर जगह लाशें बिखरी पड़ी हैं। उस दिन लिनहाई ने निराशा में आकाश की ओर देखा। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अगर मोरल रेल्म में केवल एक अमर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक इमोर्टल के रूप में आता, तो वह अकेले ही उसे संभाल सकता था। लेकिन अब हायर रेल्म और मोरल रेल्म से 12 अमर आए हैं और उनका नेता स्केलेटन सेक्ट का कुलपति है। उसने एक भयानक भाव के साथ नीचे लिनहाई को घूरा। पवित्र अमर तलवार कहाँ है? उसके सवाल के साथ ही एक अत्यंत भयानक दबाव अचानक हवा में प्रकट हुआ, जो 9 स्वॉर्ड्स सेक्ट के हर किसी पर भारी पड़ रहा था। विनाश की आपदा का सामना करने के बावजूद लिनहाई ने मुझे जरा भी धोखा नहीं दिया। दांत पीसते हुए उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। 12 अमरों में से एक सीधे आगे बढ़ा, बूढ़े भूत, समय बर्बाद करना बंद करो, सीधे उसकी आत्मा की तलाशी लो। तब लिनहाई कोई प्रतिरोध नहीं कर सका।
उसे लंबे बालों वाले आदमी ने पकड़ लिया और उसकी आत्मा की तलाशी ली गई। आत्मा की तलाशी एक दुष्ट विधि है। हल्के में जिस व्यक्ति की तलाशी ली जाती है वह मूर्ख बन जाता है और गंभीर रूप से वे मर जाते हैं। एक तेज रोशनी के बाद लंबे बालों वाले आदमी को वह सब कुछ पता चल गया जो वह जानना चाहता था। तुरंत ही एक भयावह हंसी गूंजी। अप्रत्याशित रूप से इस नश्वर दुनिया में वास्तव में प्रसिद्ध हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक इमोर्टल है। यह कहने के बाद उसने लापरवाही से लिन हाई को दूर फेंक दिया। एक और चमचा बचे हुए डर के साथ पीछे पीछे आया। उसने कहा, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक इमोर्टल तो दसियों हजार साल पहले गायब हो गया था। इस नश्वर दुनिया में इतना भयानक अस्तित्व कैसे हो सकता है? हालांकि लंबे बालों वाले चमचे ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस नश्वर दुनिया में एक है, और जिस पवित्र अमर तलवार की हम तलाश कर रहे हैं वह उसी के हाथों में है। स्केलेटन सेक्ट के कुलपति ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, इस नश्वर दुनिया में डरने की क्या बात है? क्या कोई ऐसा हो सकता है जो हमारा विरोध कर सके? यह सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक इमोर्टल है। भले ही उसका सामना हम 12 अमरों से हो जाए तो उसे केवल मौत ही मिलेगी। अगर कोई है भी तो वे शायद कुछ पहाड़ी ग्रामीण होंगे जो ढोंग कर रहे हैं। चलो, अब पवित्र अमर तलवार वापस लेने का समय आ गया है। लिन हाई की यादें पढ़ने के बाद लंबे बालों वाले चमचे को मेरे ठिकाने का पता चल गया। वह तुरंत सबसे आगे भागा। चलो, उस हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक इमोर्टल से मिलते हैं। सेलेस्टियल फॉक्स प्राचीन कबीले की पवित्र भूमि पर एक आकर्षक और खूबसूरत महिला खुद को रोक नहीं सकी। बस दूर तक देखने से इतनी शक्तिशाली दिव्य आभा है, ऐसा लगता है कि कोई अमर प्राणी नश्वर दुनिया में उतर आया है। यह व्यक्ति लोमड़ी दानव वंश की नेता है, निंगशु। उसी क्षण बैंगनी बालों वाली एक छोटी लोमड़ी दानव ने निंगशु से बात की। दादी, लाल कपड़ों वाली और लिटिल बेन अभी भी वंश में रहने से इनकार कर रहे हैं। हमने उन्हें रोक लिया है, लेकिन लाल कपड़ों वाली आपसे मिलना चाहती है। फिर उसने उलझन में पूछा, दादी, हमें उस राक्षसी पौधे को क्यों रखना पड़ा? साफ है कि उसके पास बिल्कुल भी कोई साधना शक्ति नहीं है। यह सुनकर निंगशु ने छोटी लोमड़ी दानव पर एक नजर डाली और कहा, तुम क्या जानती हो? भले ही उसके पास अभी कोई साधना शक्ति नहीं है, उसकी प्रतिभा 9वें दर्जे को पार कर चुकी है। वह दानव वंश के बीच एक अत्यंत असामान्य अस्तित्व है, और उसके दानव शरीर की उत्पत्ति सिर्फ एक साधारण प्लेटिकोडोन ग्रैंडिफ्लोरस पौधे से हुई है। निंगशु की व्याख्या सुनकर बैंगनी बालों वाली लड़की भी चौंक गई। यह कैसे संभव है? निंगशु ने आगे कहा, देखो, भले ही उसके पास अभी कोई साधना शक्ति नहीं है, एक बार जब वह अभ्यास करना शुरू कर देगी तो उसकी प्रगति अविश्वसनीय रूप से तेज होगी। वह कुछ ही समय में अमरता प्राप्त कर लेगी, और हमारे पास एक शक्तिशाली सहयोगी होगा। हमारे वंश के विकास के लिए यह एक बहुत बड़ा लाभ है जिसमें कोई नुकसान नहीं है। निंगशु की व्याख्या सुनने के बाद बैंगनी बालों वाली लड़की ने कहा, मैं समझ गई। निंगशु ने और समय बर्बाद नहीं किया और सीधे कहा, ठीक है, जाओ उस गद्दार से मिलो। लोमड़ी दानव वंश के तहखाने में हमारी लोमड़ी दानव लड़की लोहे की जंजीरों से बंधी हुई है, एक लोहे के खंभे से, जबकि लिटिल बेन लोहे की जंजीरों से लटका हुआ है और आगे पीछे झूल रहा है। उसी क्षण ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। लोमड़ी दानव लड़की ने अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा और उसके मुंह से निकल गया, दादी। निंगशु ने अपने सामने दयनीय हालत में लाल कपड़ों वाली को देखा और बिना किसी दया के ठंडक से कहा, लाल कपड़ों वाली, क्या तुम अभी भी वंश में रहने को तैयार नहीं हो? वंश की नेता के सवाल के जवाब में लोमड़ी दानव लड़की ने अभी भी हार नहीं मानी और कहा, मैं इस बार अपने स्वामी के मिशन के साथ आई हूं। अगर आप नहीं चाहती कि लिटिल बेन हमारी तकनीकों को देखे तो कृपया हमें जाने दें। पीछे खड़े छोटे गुर्गों ने यह सुना और मजाक उड़ाया, स्वर्गीय दानव प्राचीन लोमड़ी वंश की एक प्रतिभाशाली सदस्य होकर तुमने एक तुच्छ इंसान को अपना स्वामी मान लिया। इंसान हमारे स्वामी बनने के लायक ही नहीं है। अब अपने इस भ्रम में मत जियो। लेकिन अपने स्वामी के साथ अपना अपमान सुनना बहुत ज्यादा था।
उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत फट पड़ी और चारों दिशाओं में एक शक्तिशाली दमनकारी बल छोड़ा। लेकिन निंगशु की नजरों में ऐसी शक्ति अभी भी अपर्याप्त थी। उसने बस हाथ हिलाकर सब कुछ शांत कर दिया। परिणामस्वरूप उसके पीछे के छोटे गुर्गे बच गए। लोमड़ी दानव लड़की का सम्मान दिखाने से इनकार देखकर निंगशु का चेहरा ठंडा पड़ गया। अगर तुम अपने भ्रम में बनी रहती हो तो मुझ पर कोई दया न दिखाने का आरोप मत लगाना। लेकिन लोमड़ी दानव लड़की अपनी बात पर अड़ी रही। और फिर वह निंगशु को मनाती रही, कृपया मेरा विश्वास करें, दादी। जब तक हम अपने स्वामी से दोस्ती करते हैं, हमारे स्वर्गीय दानव प्राचीन लोमड़ी वंश को मिलने वाले लाभ बहुत अधिक होंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। लोमड़ी दानव लड़की की ये हास्यास्पद बातें सुनकर निंगशु और भी तिरस्कारपूर्ण हो गई। तुम अपने मालिक की बातों पर कैसे भरोसा कर सकती हो? क्या वह एक अमर के अवतरण को झेल सकता है? ज्यादा से ज्यादा वह मेरी तरह ही नेसेंट डिविनिटी स्टेज के शिखर पर है। अब जब एक अमर उतर आया है, जब तक वह अमर खजाना उसके हाथों में है, अमर आखिरकार उसे ढूंढ ही लेगा और तब वह मौत से नहीं बच पाएगा। निंगशु बिना पीछे देखे मुड़ी और यह चेतावनी देते हुए चली गई, क्या पता शायद तुम्हें बाद में मुझे धन्यवाद देना होगा कि मैंने तुम्हें यहां बांधकर एक बड़ी आपदा से बचा लिया। संवाद करने में असमर्थ लोमड़ी दानव लड़की भागने का तरीका सोचने लगी। दूसरी ओर सेलेस्टियल मंदिर में बायु ने भी अमर से निकल रही शक्ति को तीव्रता से महसूस किया और घबराहट से भर गई, यह सोचते हुए कि मुझसे कैसे बचा जाए। उसने मुझसे बात करने की तैयारी की, लेकिन तभी उसने मेरा उदास चेहरा देख लिया और बायु सोचने पर मजबूर हो गई। तो सीनियर ने भी उस दबाव को महसूस कर लिया है, इसीलिए वह इतने उदास दिख रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं इस समय उन कुछ एक्सपीरियंस पैक्स के बारे में कैसे चिंतित हो सकता हूं, मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा स्वर्गीय दानव। प्राचीन लोमड़ी वंश वास्तव में बहुत दुस्साहसी है, जिसने इस स्वामी के लोगों को भी कैद करने की हिम्मत की। तुम सच में मौत को बुलावा दे रहे हो। यह सुनकर बायु भी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी गंभीर स्थिति में भी सीनियर अभी भी कैद किए गए। रेड क्लॉथ और लिटिल बैन के बारे में चिंतित थे। अब और सहन न कर पाने के कारण मैंने निराशा में जमीन पर मुक्का मारा। बायु, उस तथाकथित दादी माँ से कहो, अगर रेड क्लॉथ और लिटिल बैन को 3 दिनों के भीतर रिहा नहीं किया गया तो बस मौत का इंतजार करो। इस जमाने में क्या ये चमचे अमरों को भी कुछ नहीं समझते? मेरे दबाव में बायु भी डर गई और अनिच्छा से सहमत हो गई। साथ ही मुझे याद दिलाते हुए कहा, सीनियर, अब जब एक अमर उतर आया है तो क्या आपको छिपने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढनी चाहिए? मैंने तिरस्कारपूर्वक बायु की याद दहानी को खारिज कर दिया। क्या अमर शक्तिशाली है? यह स्वामी तो कब से उनका इंतजार कर रहा है। आखिरकार फायदा उठाने का ऐसा अच्छा मौका हर रोज नहीं मिलता। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और गरज रही थी, मानो प्रलय आ गया हो। 10,000 पर्वतों के सभी दानव और राक्षस कांपते हुए वहीं घुटनों पर बैठ गए, स्वर्गीय दानव के छोटे चमचे भी। प्राचीन लोमड़ी वंश ने भी डर से आसमान की ओर देखा। हजारों साल हो गए थे जब कोई अमर 10,000 पर्वतों पर उतरा था। इस अमर का उद्देश्य क्या है? जहां तक दानव महारानी निंगशु की बात है, वह अब पूरी तरह से केंद्रित थी और उसने छोटे चमचों की बातों को नकार दिया। यह सिर्फ एक अमर नहीं है, बल्कि 12 अमर हैं। ऐसा हजारों सालों में नहीं हुआ है। निंगशु ने लापरवाही से छोटे चमचों को समझाया। फ्लाइंग इमोर्टल माउंटेन में एक अज्ञात कल्टीवेटर है जिसने अपनी ताकत का फायदा उठाया और एक अमर खजाना चुरा लिया, जिससे एक बड़ी आपदा आ गई। इस बार वह गया काम से। और फिर निंगशु खुद को भाग्यशाली महसूस करने से नहीं रोक सकी। सौभाग्य से मैंने सही चुनाव किया। शुक्र है कि इस अमर के आने का उद्देश्य केवल अमर खजाना है। अगर मैंने रेड क्लॉथ और लिटिल बैन को कैद नहीं किया होता तो वे बहुत बड़े खतरे में होते। इसके बाद निंगशु सहित उन कुछ चमचों ने भी व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। ध्यान से देखो और अच्छी तरह सीखो। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अमर कार्रवाई करे। चलो देखते हैं कि यह बच्चा अपना बचाव कैसे करता है। वे 12 अमर पहले ही अमर मंदिर की सीमा में पहुंच चुके थे, लेकिन जिस बात ने उन्हें हैरान किया वह यह थी कि इस छोटे से मंदिर के अंदर वास्तव में अमर ऊर्जा थी। उनमें से एक ने तो मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा भी, देखो, वह अमर लिपि।
अमर ऊर्जा और एक तेजस्वी युवा अमर वृक्ष है जिस पर पहले ही फल लग चुके हैं। ऐसी खजाने वाली जमीन देखकर सभी के चेहरे खुशी भरी मुस्कान से भर गए थे। और आगे चल रहे लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े ने लालच से कहा कि इस अमर भूमि को श्वांगमू में वापस ले जाना होगा, अमर क्षेत्र में। अगर हमारे पास यह अमर भूमि होगी तो हमारी साधना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। इस बीच मैं बाहर से आने वाले लोगों को देख रहा था। 1, 2, 3, 4, कुल 12 अमर। ये सब तो डोमेन वैल्यू हैं। लगता है कि मैं एक असली अमीर जमींदार बनने वाला हूं। लेकिन लिन बाओ ऐसा नहीं सोचती थी। वह बेकाबू होकर कांप रही थी। 12 अमर। और हमारा बहादुर बुल भी उतना ही डरा हुआ था। लेकिन उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। लिन बाओ भी खुद को रोक नहीं सकी और सीधे मेरी बाहों में आ गई। उन्हें इतना सतर्क देखकर मैं मुस्कुराया। मेरे यहां होते हुए डरने की क्या बात है? तभी एक भारी चीज मेरी फर्श की टाइलों पर आ गिरी। उस पल मेरी फर्श की टाइलों को 3 सेकंड के लिए दर्द महसूस हुआ। धूल छंटने के बाद बुल ने अपने सामने दिखाई देने वाली चीज को देखा और हकलाते हुए बोला, क्या यह वही बूढ़ा आदमी नहीं है? लिन बाओ ने उसकी नजर का पीछा किया और बेकाबू होकर कांपने लगी। दादाजी। छोटे मोटे गुंडों की आवाजें भी आईं, बच्चे, तुम ही हो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक इमोर्टल। यह देखकर कि वे बेगुनाह लोगों को फंसा रहे थे, मैं गुस्से से भर गया। अगर तुम्हें तलवार चाहिए तो मेरे पास आओ। बेगुनाह लोगों को इसमें घसीटने का क्या मतलब है? जब बूढ़े ने सुना कि मैंने उस पर सवाल उठाने की हिम्मत की तो वह गुस्सा हो गया। नश्वर दुनिया की चींटियां भी हम पर सवाल उठाने की हिम्मत करती हैं। उसके पीछे खड़ी महिला ने हंसते हुए कहा, जो 9 स्वॉर्ड्स सेक्ट की चींटियां बात नहीं सुनती, वे पहले ही यमराज से मिलने जा चुकी हैं। लंबे बालों वाले गुंडे ने भी कहा, बातें करने का क्या मतलब है? इसे सीधे मार डालो और तुरंत पवित्र तलवार वापस ले लो और अमर स्वामी को रिपोर्ट करो। जल्द ही एक भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली थी कि अचानक मेरे क्षेत्र से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने सीधे 12 गुंडों पर हमला कर दिया। लेकिन मुख्य आदमी ने उसे आसानी से रोक दिया और सुनहरे हमले को दूर फेंक दिया। गुंडों के बीच सुनहरे बालों वाली महिला ने सख्ती से चिल्लाया, तुम बहुत ढीठ हो। और यह हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि लिन बाओ था, जिसके पास अमर तलवार थी। सुनहरे बालों वाली महिला ने तुरंत पहचान लिया कि पवित्र अमर तलवार लिन बाओ के हाथों में थी। यह देखकर कि पवित्र अमर तलवार को एक मामूली गोल्डन कोर स्तर का साधक चला रहा था, मुख्य बूढ़ा आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। अमर स्वामी की तलवार, तुम जैसी नीच चिंटी इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। फिर वह बूढ़ा एक विशाल कंकाल में बदल गया और लिन बाओ पर एक जानलेवा हमला कर दिया। इस भारी दबाव में लिन बाओ इतनी डर गई थी कि वह हिल भी नहीं सकी। स्थिति देखकर मैं समझ गया कि अब अपना जलवा दिखाने का समय आ गया है। मैं अचानक उछलकर लिन बाओ के सामने आ गया। मेरी हथेली एक ब्लेड बन गई और मैंने विशाल कंकाल पर वार कर दिया। एक पल में सुनहरी रोशनी चमकी और विशाल कंकाल सीधे कटकर गिर गया। वाकई, जब जलवा दिखाने की बात आती है तो वह मैं ही होना चाहिए। फिर मैंने गुंडों के समूह से अहंकार से कहा, तुमने मेरे शिष्य को छूने की हिम्मत की? लेकिन इन 12 गुंडों ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वे एक के बाद एक मजाक उड़ाने लगे, बूढ़े बूढ़े भूत, तुम कमजोर हो गए हो। एक नश्वर चिंटी को भी नहीं मार सकते। तभी बूढ़े भूत ने फुफकारते हुए कहा, मैंने अभी अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा इस्तेमाल किया था। हालांकि उसने यह अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा था, फिर भी उसने तर्कसंगत रूप से महसूस किया कि अगर यह बच्चा मेरे हमले को झेल सकता है तो उसके पास जरूर कोई छिपा हुआ तुरुप का इक्का होगा। चलो उसे कम न समझें। लेकिन उसके बगल में लंबे बालों वाले आदमी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अभी भी घमंड से कहा, हम ज्यादा हैं, उसे कुचलना आसान होगा। अचानक जमीन पर तलवार गिरने की आवाज आई और मेरे पीछे लिन बाओ दुख में विलाप करने लगी। मास्टर, मेरे पिता चले गए, 9 स्वॉर्ड्स सेक्ट भी नहीं रहा,
हड्डियों तक चुभने वाली उदासी की इन चीखों ने मेरे दिल को चीर दिया। मैं मुड़ा और धीरे से लिन बाओ के आंसू पोंछे। शिष्य रो मत, तुम्हारा गुरु हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करेगा। सब कुछ हो जाने के बाद मैंने जमीन से अमर तलवार उठा ली। मेरे आशीर्वाद से पवित्र अमर तलवार की शक्ति पता नहीं कितनी बढ़ गई। तो मैंने आसमान की ओर देखा। लिन बाओ, आज ध्यान से देखना। तुम्हारे गुरु के रूप में मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मेरा गंभीर चेहरा देखकर हवा में मौजूद 12 गुर्गे लगातार हंसते रहे, जैसे कि उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। बच्चे, तुम्हें मुझसे ऐसी बातें कहने की हिम्मत किसने दी? मुझे मारने के लिए? हाँ, मैं तो बस एक थूक से तुम्हें मार सकता हूं। एक खूबसूरत महिला ने तो यह भी कहा कि अमर स्वामी अधीर हो रहे हैं। बेहतर होगा कि पवित्र अमर तलवार जल्द ही वापस ले ली जाए। जहां तक इस बच्चे की बात है, मैं अमर तलवार वापस लेकर उसे मार दूंगी। दूसरे गुर्गों ने अपनी सहमति जताई और पवित्र अमर तलवार को वापस पाने के लिए एक साथ मंत्र पढ़ने लगे। 1 मिनट के बाद ये 12 गुर्गे उलझन में नीचे देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जो गुर्गे समझ गए थे कि क्या हो रहा है, उन्होंने हैरानी से अपना मुंह खोला। पवित्र अमर तलवार कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है? यह वो मंत्र है जो खुद अमर स्वामी ने सिखाया है। जब तक दूरी काफी करीब हो, इसे काम करना चाहिए। अमर तलवार प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है? क्या इसलिए कि दूरी काफी करीब नहीं है? इसलिए ये 12 लोग उड़कर मेरे डोमेन की सीमा में आ गए। और फिर जिस महिला को विश्वास नहीं हो रहा था, उसने फिर से कोशिश की, लेकिन परिणाम अभी भी वही था, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कई बार मुंह की खाने के बाद इन लोगों को हकीकत का एहसास हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे ने अमर तलवार को नियंत्रित करने के लिए किसी बुरे तरीके का इस्तेमाल किया है? और मैंने अपने हाथ में अमर तलवार को देखते हुए शांति से कहा, अगर तुम वापस जाना चाहती हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अमर तलवार पागलों की तरह कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर हो कि मैं उसे किसी भी पल छोड़ दूंगा। हवा में मौजूद गुर्गों ने यह देखा और गुस्से से भड़क उठे। मुझे जाने दो कमीने, उनके बगल वाली लड़की ने उन्हें रोका। यह व्यक्ति बहुत अजीब है। पहले मुझे जांचने दो। फिर कुछ हरकतों के साथ अचानक अनगिनत वज्रपात प्रकट हुए। लड़की ने गर्व से कहा, स्वर्गीय बिजली नश्वर दुनिया का एक नियम है। नश्वर दुनिया का कचरा स्वर्गीय पथ का विरोध नहीं कर सकता। अंत में मैं इस चाल का उपयोग करके उसे खत्म कर दूंगी और अमर तलवार वापस ले लूंगी। लड़की के मंत्र पढ़ने के बाद स्वर्गीय पथ के वज्रपात एक जगह जमा हो गए। विनाश की एक अद्वितीय आभा के साथ वे आधिकारिक तौर पर प्रकट हुए। इस समय नवनियुक्त स्वर्गीय पथ, उसे अभी भी उस निराशा का अंदाजा नहीं था जिसका उसे सामना करना पड़ेगा, और वह बुलाए जाने पर खुश था। लड़की के इशारे पर वज्रपात मेरी दिशा में आ गिरा, और वज्रपात खुद ही खुशी से चिल्लाया, कसम से मुझे लोगों पर गिरना सबसे ज्यादा पसंद है। देखता हूं इस बार वो बदनसीब कौन है। जैसे ही वज्रपात मुझ पर गिरने वाला था, उसने अचानक मुझे पहचान लिया। उस दिन का डर उसके दिल में वापस दौड़ गया। वज्रपात अप्रत्याशित रूप से बीच हवा में रुक गया। धत तेरे की, यह फिर से वही क्यों है? वह तुरंत मुड़ गया और जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस भागा। आज जिसे गिरना पसंद है वो गिरे, मैं अब और नहीं गिरूंगा। अलविदा बेवकूफ। लंबे बालों वाली लड़की भी हक्की बक्की रह गई। स्वर्गीय पथ अब गालियां क्यों दे रहा है? उस छोटी लड़की का शर्मिंदा चेहरा देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। बस इतना ही। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। छोटी लड़की, क्या तुम लोगों से मिलने जुलने में अजीब महसूस करती हो? अमर होने के बावजूद तुम लोग इतने शक्तिशाली लगते हो, लेकिन असल में तुम बहुत छोटे हो। मेरा मजाक सुनकर हवा में मौजूद 12 अमर देवता गुस्से से आगबूला हो गए। उनकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं, जैसे कि उन्होंने अपने हजारों सालों के अस्तित्व में ऐसा अपमान कभी नहीं झेला हो, या दसियों हजार सालों के अस्तित्व में। तुरंत ये 12 चमचे हरकत में आ गए। एक पल में असीम जानलेवा इरादे से भरकर वे मेरी ओर दौड़े। 12 अमर देवताओं को अपनी मौत की ओर दौड़ते देख मैं हंसे बिना नहीं रह सका। ओह, बुरा नहीं है, आखिर यह 12 लोगों का खेल है। फिर मैंने अपनी बड़ी तलवार घुमाई और उनकी ओर चला दी, और उन्हें प्यार से यह याद दिलाना नहीं भूला, मेरी तलवार बड़ी है, तुम्हें थोड़ा सहना पड़ेगा। मेरे आने वाले वार को देखकर लंबे बालों वाले आदमी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी।
जोर से चिल्लाते हुए, यह व्यक्ति साधारण नहीं है, जल्दी भागो। यह सुनकर वे 12 अमर देवता जो अभी अभी घमंडी और अभिमानी थे, चारों दिशाओं में बिखर कर भाग गए। अब उनके अमर स्वरूप का कोई नामोनिशान नहीं था। जो छोटे चमचे बाल बचे, उन्होंने अपना डर व्यक्त किया, शुक्र है कि हम उस तलवार से बच गए, वरना इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते। उनके बगल में एक लड़की ने मेरी ओर इशारा करते हुए उन्हें टोक दिया। उसने कहा, सब लोग देखो। भीड़ की नजरें उस दिशा में मुड़ गईं जहां लड़की इशारा कर रही थी, और उन्होंने एक बहुत बड़ी दरार देखी जो आसमान और धरती को चीर रही थी, ठीक उसी जगह पर जहां मैंने कुछ पल पहले वार किया था। कांपती हुई लड़की ने कहना जारी रखा, ऊपरी लोक के अमर प्राणी होने के बावजूद हम ऐसी स्थानिक दरार नहीं बना सकते जो आसमान और धरती को चीर दे, लेकिन हमारे सामने इस लड़के ने यह कर दिखाया है। लंबे बालों वाले आदमी का मुंह ऐंठ गया। हकलाते हुए उसने कहा, यह कैसे संभव है? उनका नेता खुद उस वार की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। डर के मारे पसीने से लथपथ, उसने सोचा, यह केवल वही कर सकता है जिसने 9 प्रांतों के महाद्वीप के नियमों को पार कर लिया हो, और इस लड़के ने यह सिर्फ एक वार में कर दिया। दूसरे अमर देवताओं ने भी अपना आपा खो दिया और बच्चों की तरह घबराने लगे। तभी हरे बालों वाले मोटे आदमी ने मेरी हरकतों पर ध्यान दिया। वह जोर से चिल्लाया। दरार बनाने वाले के रूप में मैंने उत्सुकता से अपना हाथ उसमें डाला। इतना बड़ा छेद बना दिया, अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाया तो क्या मुझे इसका हर्जाना देना पड़ेगा? लेकिन मेरी हरकतों ने उन अमर देवताओं के चेहरों पर और भी ठंडा पसीना ला दिया। यह लड़का क्या कर रहा है? यह तो अंतरिक्ष विनाश की शक्ति है जिससे खुद भगवान भी डरते हैं। क्या वह इसे सीधे छू रहा है? क्या वह अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? लंबे बालों वाला आदमी खुद को कोसने से नहीं रोक सका। क्या यह मुद्दा है? असली मुद्दा यह नहीं है कि इस लड़के पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद वह विशाल दरार अप्रत्याशित रूप से धीरे धीरे बंद होने लगी। यह देखकर मुझे थोड़ी निराशा हुई। मैंने तो सोचा था कि अपने द्वारा नष्ट की गई जगह का फायदा उठाऊंगा और सिस्टम से इनाम वसूलूंगा, लेकिन किसी तरह मुझे सिस्टम से एक हल्की सी आह सुनाई दी। जगह के पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद मैंने उन 12 डोमेन मानों की ओर देखा। कुछ महसूस करते हुए इन 12 लोगों ने भी पीछे हटने के संकेत दिए, लेकिन मैं उन्हें सफल कैसे होने दे सकता था? मैंने उत्साहित भाव से उनसे कहा, क्या तुम लोग मेरे हाथों कुचले जाने के लिए तैयार हो? अंत में डर उनकी समझदारी पर हावी हो गया और इन 12 लोगों ने एक बार फिर अपनी हिम्मत जुटाई, एक साथ नारे लगाते हुए और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए। जब वे मेरी ओर दौड़ते रहे तो उन 12 लोगों को अपनी ओर आते देख मैं धीरे से हंसे बिना नहीं रह सका और चिल्लाया, रुको। जैसे ही मेरे शब्द निकले, ये 12 अमर देवता अपनी जगह पर जम गए। उनकी सारी गति रुक गई और उनके हर चेहरे पर अविश्वसनीय हैरानी का भाव था। लेकिन लंबे बालों वाले आदमी और नेता को कुछ समझ आ गया था। कांपते हुए उन्होंने कहा, नियम। यह नियमों की शक्ति है। अब हम गए काम से। जहां तक मेरी बात है, मुझे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। आखिर वे तो मेरे द्वारा प्राप्त किए गए डोमेन मान थे। बल्कि मैंने आगे बढ़कर लिनबाओ का सिर थपथपाया, अच्छे शिष्य, ध्यान से देखो, देखो मैं कैसे उन दुश्मनों को मारता हूं जिन्होंने तुम्हारे पिता को मारा था। और दादाजी, मौत के खतरे को महसूस करते हुए इन 12 लोगों ने भी अपना आपा खो दिया। मौत के कगार पर भी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहे थे, मुझे धमकी दे रहे थे, लेकिन उनकी धमकियां ऐसी लग रही थी मानो वे मुझे लगातार डोमेन वैल्यू दे रहे हों। यह सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। यह तो बहुत अच्छा है, जल्दी करो और अपने तथाकथित अमर भगवान को बुलाओ। या अमर राजा को मुझे ढूंढने के लिए आने दो। अगर वह आने की हिम्मत करता है तो मैं तुम सबको 9 झरनों के नीचे मिलने भेज दूंगा। मेरा निडर और मजाक उड़ाने वाला भाव देखकर इन 12 अमरों ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। उनकी आंखों से पछतावे के आंसू फूटने को तैयार थे। लेकिन मुझे इन बूढ़ी चीजों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, मैंने तुरंत कहा। निचले क्षेत्र का स्वर्गीय दाव भी एक कायर है, वह तुमसे निपटने की हिम्मत नहीं करता। मैं इससे निपटूंगा,
मैं ही न्याय करूंगा। इस दुनिया में 9 स्वॉर्ड्स सेक्ट द्वारा मारे गए निर्दोष लोगों के लिए और 12 अमरों में से हर एक आग की लपटों में घिर गया, अपने किए गए पापों के साथ जलते हुए। और मेरे बगल में खड़े जियोचियांतू भी आश्चर्य से अवाक रह गए, आसमान को रोशन करती लपटों को देखकर। मैं लिन बाओ की ओर मुड़ा और कहा, ध्यान से देखो, कड़ी मेहनत करके साधना करो और मजबूत बनो, अपने पिता की उम्मीदों को निराश मत करना। और दूसरों की भी। इस पल ऐसा लगा जैसे वह बहुत बड़ी हो गई हो, बिना आंसू, बिना शोर के। बस चुपचाप सिर हिला रही थी। स्वर्गीय दानव प्राचीन लोमड़ी संप्रदाय ने दूर से इस लाइव प्रसारण को देखा, मजाक उड़ाने वाली आवाजें बिना किसी निशान के गायब हो गईं। निंग शू, दानव सम्राट, अनियंत्रित रूप से कांप उठी। जब उसने अपनी आंखों के सामने छवि में लपटों को देखा, तो 1,00,000 मील दूर से भी वह उन लपटों की झुलसा देने वाली गर्मी महसूस कर सकती थी। उसने कहा, जो लपटें अमरों को जला सकती हैं, वे कोई साधारण लपटें नहीं हैं, वे दिव्य लपटें हैं। दिव्य ज्वालाएं। इस पल तक उसे एहसास हुआ कि उसका फैसला कितना गलत था। दिव्य अग्नि के साथ मेरे हेरफेर के बाद वे अमर एक एक करके मेरे द्वारा औषधीय गोलियों में बदल दिए गए। संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए गोलियों के रूप में अमर होना भी उनके लिए एक उपयुक्त अंत है। नहीं तो उनकी मौत बहुत बर्बादी होती। मैंने जल्दी ही कुछ गड़बड़ महसूस की। मेरी सिर्फ एक नज़र से दानव सम्राट मिंग शू की जासूसी तकनीक उनके दिलों के साथ तुरंत बिखर गई। घाटी के तल तक बिखर गए। मिंग शू कांपना बंद नहीं कर सकी और उसने कहा, एक तलवार ने अमर को खदेड़ दिया, एक डांट ने अमर को खारिज कर दिया, सिर्फ एक विचार से। उसने 12 अमरों का नरसंहार कर दिया। क्या यह वही मालिक है जिसका जिक्र लाल वस्त्र वाले व्यक्ति ने किया था? सारे अमर उसके हाथों मारे गए। तो फिर ट्रांसेंडेंस क्षेत्र में मेरी साधना का क्या मूल्य है? मिंग शू और भी ज्यादा डर गई। अचानक उसने सोचा, मैंने तो वास्तव में लाल वस्त्र वाले व्यक्ति को कैद कर रखा है। और लिटिल बेन को भी। यह महान अवज्ञा का कार्य मौत को बुलावा देने से अलग नहीं है। अब सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया है। बाई यू भी इसी पर लौट आई। और उसने निंग शू से कहा, दादी माँ, वरिष्ठ चाहते हैं कि आप लाल वस्त्र वाले व्यक्ति को वापस भेज दें। और लिटिल बान को 3 दिनों के भीतर फ्लाइंग इमोर्टल माउंटेन पर। पहले से ही अधमरी निंग शू घबराकर बोली, भेजो, भेजो। आज उन्हें वापस भेजने के अलावा हमें वरिष्ठ से माफी भी मांगनी होगी। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ उदार होंगे और हमारे स्वर्गीय दानव प्राचीन लोमड़ी कबीले का यूं ही सर्वनाश नहीं कर देंगे। अमर गोलियां वापस लेने के बाद मैंने हैरान होकर आसमान की ओर देखा। मुझे हमेशा लगता है कि हाल ही में मुझ पर जासूसी की जा रही है। क्या और भी छोटे प्रशंसक आ गए हैं? इसी पल गेंद, मेरा वफादार अनुयायी, मेरी ओर दौड़ता हुआ आया। सभी 12 अमर असल में मारे जा चुके हैं। मालिक तो बस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। गेंद ने चमकती आंखों से बगल में खड़े होकर कहा, सीधे अमरों को अमर गोलियों में बदल देना, यह तो बहुत ही कमाल है। युवा मालिक तो एक शाश्वत देवता है। लेकिन मुझे उनकी बड़ाई की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपनी बाहों में अमर गोलियों को पकड़े हुए बहुत उत्साहित था। अब से मुझे बस अमीर टाइकून बुलाना। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ, मेरे डोमेन वैल्यू का क्या हुआ? इस बार कोई संकेत क्यों नहीं मिला? मेरा डोमेन वैल्यू कहाँ गया? सिस्टम बाहर आओ। क्या तुमने चुपके से मेरा डोमेन वैल्यू अपने लिए रख लिया? मेरे अचानक गुस्से से चौंककर सिस्टम समझाने के लिए जल्दी से बाहर आया। डोमेन वैल्यू प्राप्त किया जा रहा है। इसका मान बहुत बड़ा होने के कारण इसे तुरंत लोड नहीं किया जा सकता है। कृपया प्रतीक्षा करें, होस्ट। सिस्टम का स्पष्टीकरण देखकर मैं राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। शुक्र है। मैंने एक पल के लिए सोचा था कि इस कमबख्त चीज का इरादा मेरे डोमेन वैल्यू का गबन करने का था और वह पैसे लेकर भाग गया है। सब कुछ सुलझ जाने के बाद लिन बाओ ने शांत रहने का नाटक करते हुए खुद को मेरी बाहों में झोंक दिया। लेकिन वह अब और खुद को संभाल न सकी। इस पल उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और उसने सिसकते हुए कहा, धन्यवाद, मालिक। लिन बाओ को अपनी बाहों में रोता देख मेरा अपराध बोध और भी बढ़ गया। आखिरकार यह सब मेरी वजह से हुआ था।
और मैंने सब कुछ कबूल करने का फैसला कर लिया था। फिर मैंने लिन बाओ से कहा, लिन बाओ, असल में मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूं, लेकिन मुझे अभी इसके अंजाम के बारे में यकीन नहीं है। इसलिए मैं नहीं जानता कि मुझे तुम्हें यह बताना चाहिए या नहीं। तुम अभी आराम करो। बाद में, मैं बुल से तुम्हें नाइन स्वॉर्ड्स सेक्ट वापस ले जाने को कहूंगा।